हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीनस के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्थिर वैद्युतिकी की लेक्चर सीरीज में हम अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने लेक्चर 1 आपको पढ़ा रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो यूनिट का नाम है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेगा। एक चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको अभी इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसको हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है स्थिर आवेश का अध्ययन। मतलब इस पूरी यूनिट में हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में सीखेंगे। तो हमने ये समझ लिया था कि आवेश क्या होते हैं, किस तरीके से उनको बनाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि उन आवेशों के कुछ छोटे छोटे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे आवेश की संकल्पना। आवेशों की संकल्पना में हम ये समझेंगे कि किसी पदार्थ में जो भी आवेश आते हैं उनमें उनका पूरा रोल इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होता है, उसमें कोई भी रोल उसका प्रोटॉनों का नहीं होता है। कैसे, आइए हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक है 11। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो ये 2, 8 और 1 में टूट जाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इनको अपना अष्टक पूरा करना होता है तो इस बाहर वाली कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है तो भी 8 पूरा हो सकता है, या अपने ये 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके यहाँ पर अष्टक को पूरा कर सकता है। तो इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉनों को लेना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये अपने 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपने अष्टक को पूरा करता है यहाँ पर, और उस समय इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से हो जाते हैं। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उस समय इसके बाहरी कक्षा में 2 और 8 ये वाले इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको यदि हम समीकरण के माध्यम से समझें तो ये रहा सोडियम। सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और बना दिया सोडियम के ऊपर 1 का प्लस आयन। इसको हम बोलते हैं धनायन। अब इसी तरीके से यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है। जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो इसकी बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऐसा कि ये 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और अपने अष्टक को पूरा करता है। तो यहाँ इसको समीकरण के माध्यम से दिखाते हैं कि यदि कोई क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और बना दिया Cl-1 का आयन, इसको बोलेंगे ऋण आयन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जुड़ा है, इसलिए 1 लगाएंगे। इसने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, तो सोडियम आयन बनने के बाद इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 प्रकार के आवेश बन चुके हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ये धन आवेश और ऋण आवेश बनने की प्रकृति केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुई है। या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं या तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इन्हीं दोनों की वजह से इसमें धनायन और ऋणायन की प्रवृत्ति आती है। इस वाले में देखिए, यदि कि सोडियम आयन बनाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और यदि इसमें देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो इससे एक बात समझ में आता है, यदि कहीं पर कोई पॉजिटिव आयन बना है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, और यदि कहीं कोई नेगेटिव आयन बना है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ चुकी है। तो आवेशों की संकल्पना में हम ये समझेंगे कि अगर किसी पदार्थ के ऊपर कोई भी ऋण आवेश या धन आवेश आता है तो ये पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। आवेशों की संकल्पना में यदि किसी पदार्थ के ऊपर
कोई आवेश आता है तो उसका पूरा श्रेय इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाता है। इसे ही आवेशों की संकल्पना कहते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये सभी चीज़ें प्रोटॉनों के ऊपर निर्भर करती हैं? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है वह 1837 गुना भारी होता है। जो प्रोटॉन होते हैं इतने भारी होते हैं, इसलिए ये इन पदार्थों में से निकल नहीं सकते। प्रोटॉनों का कहीं भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नहीं देखते हैं, कभी भी ये कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ना तो ये किसी एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होते हैं, ना तो कभी किसी दूसरे पदार्थ से पहले वाले पदार्थ में ट्रांसफ़र होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यह इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से 1837 ज़्यादा गुना भारी होता है। इसका दूसरा कारण ये होता है कि यह इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए आवेशों की संकल्पना पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ही डिपेंड रहती है, प्रोटॉनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। अब हम समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनका मात्रक क्या होता है, ये किस तरीके से किसी वेग के ऊपर डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कक्षा 10 में आपने पढ़ रखा है कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। इसी से हम लोग पता करेंगे कि आवेश के मात्रक क्या क्या होंगे। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। विद्युत धारा को दिखाते हैं I से, आवेश को दिखाते हैं Q से, समय को दिखाते हैं T से। यहाँ पर हमको आवेश का मात्रक पता करना है तो आवेश को यहीं छोड़ देते हैं, T चला जाएगा इस साइड तो हो जाएगा मल्टीप्लाई Q बराबर मिल जाएगा I इंटू में T। I विद्युत धारा है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। T होता है समय, इसका मात्रक होता है सेकेंड। इस तरीके से हमको आवेश का मात्रक मिल गया एम्पियर सेकेंड। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कूलाम। ये इसका एसआई मात्रक है। इसको सीजीएस मात्रक में हम लोग स्टेट कूलाम के नाम से जानते हैं। स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझेंगे कि आवेश अचर कैसे होते हैं। क्या ये द्रव्यमानों के हिसाब से काम करते हैं या द्रव्यमानों के हिसाब से काम नहीं करते हैं। आपने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा होगा कि कोई भी पदार्थ
यदि किसी वेलोसिटी v से गति करता है तो उसके द्रव्यमानों में वृद्धि और कमी हो सकती है। यदि उसका वेग बढ़ता जाता है तो उसकी द्रव्यमान में वृद्धि होती है, यदि वेग घटता जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। जैसे हम समझते हैं किस तरीके से फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल्टा m बराबर होता है m0 बटे में √1 माइनस v² बटे में c², जहाँ डेल्टा m परिवर्तित द्रव्यमान है, m0 पूर्व का द्रव्यमान है, v² या v अगर बात करें तो ये वस्तु का वेग है, अगर c की बात करें तो ये प्रकाश की चाल है। कक्षा 11 में आपने इसका प्रूफ भी पढ़ रखा होगा। यहाँ पर हमको केवल समझना है कि किस तरीके से वस्तु के वेग के कारण उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। यदि वेग बढ़ता है तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, यदि वेग घटता है तो द्रव्यमान में कमी हो जाती है। ये पूरी तरीके से इसका द्रव्यमान वेग के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु जैसे यहाँ द्रव्यमान डिपेंड करता है, वैसे क्या आवेश भी डिपेंड करते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं। आवेश की अचरता के नियम में हम यही समझेंगे कि हम कभी भी अगर किसी वस्तु को गति कराते हैं, उसकी वेग में वृद्धि कराते हैं, तो वो किसी भी तरीके से आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम समझेंगे कि कैसे द्रव्यमान को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पदार्थ है। इस पदार्थ में यदि 1000 एटम है तो ये द्रव्यमान परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि इसके वेग में परिवर्तन ना हो। जैसे यदि ये पृथ्वी के ऊपर होता है तो भी इसके द्रव्यमान के साथ संख्या होगी 1000। यदि ये चंद्रमा पर चला जाए, ये था पृथ्वी पर, अगर ये चंद्रमा पर चला जाए तो भी उस वस्तु के पास 1000 ही एटम होंगे, 1000 ही परमाणु होंगे, वो उसका द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि इसी वस्तु को हम लोग गति कराना शुरू कर दें, ये आइंस्टीन का एक इक्वेशन था। इन्होंने बताया था कि यदि किसी वस्तु के पास कोई वेग आ जाए, किसी वेग से उसको फेंक दिया जाए तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने लगता है। इस बात से हमको ये भी पता चलता है कि यदि किसी वस्तु का वेग प्रकाश के चाल के बराबर कर दिया जाए, यदि यहाँ पर वस्तु का वेग प्रकाश के चाल के बराबर कर दिया जाए तो यहाँ पर c रखने के बाद ये भी प्रकाश का चाल, ये भी प्रकाश का चाल, दोनों प्रकाश का चाल एक दूसरे से कट जाएगा, हो जाएगा 1 - 1 अर्थात 0, और ये वैल्यू पूरी जी हो जाएगी। तो अगर उसके एक्चुअल द्रव्यमान में 0 से डिवाइड करते हैं तो उस समय उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। तब उस समय हमको मिल जाएगा डेल्टा m बराबर इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु की वेलोसिटी हम प्रकाश की चाल के बराबर कर दें तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और उसको मेजरेबल हम नहीं कर सकते, उसको माप भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा अत्यधिक द्रव्यमान हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम समझेंगे कि पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान की संख्या 1000 है तो चंद्रमा पर जाएंगे तब भी 1000 ही होगा, किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएंगे तब भी उसके पास 1000 ही द्रव्यमान होगा, जब तक कि उसकी वेग में कोई परिवर्तन न कर दें। वेग में परिवर्तन करने के कारण इसके द्रव्यमान में बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि द्रव्यमानों की संख्या बढ़ जाएगी। जी नहीं, द्रव्यमानों में हम लोग उसकी संख्या को नहीं काउंट करेंगे, द्रव्यमानों में उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के हिसाब से हम लोग उसके द्रव्यमान को देखते हैं, जो कि अपरिवर्तन होता है। हम केवल यहाँ पर ये समझेंगे कि वेग के हिसाब से उसके द्रव्यमान में किस तरीके से वृद्धि होती है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये द्रव्यमान के हिसाब से बदलता है, परंतु इसमें आवेशों का कोई रोल नहीं होता। इसमें अगर एक बार में 1000 आवेश आ गए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एटम थे उस तरीके से यदि 1000 आवेश आ गए हैं तो इसको यदि हम दूसरे ग्रह पे ले जाए, फिर किसी तीसरे ग्रह पे ले आए, तो भी उनके पास उतने ही आवेश उसी अवस्था में बने रहेंगे। इस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि आवेश अचर होते हैं, ये इनके पास अचरता का गुण होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम अगली चैप्टर में या अगले लेक्चर में समझेंगे कि किस तरीके से आवेश के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को फटाफट से दिखाते हैं, दूसरे आवेशों को प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर के बाद हम अगली चैप्टर में जब समझेंगे तो इसके बहुत सारे और अलग अलग फीचर भी समझेंगे। तब तक इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।